शाम के 5 बज रहे थे। एलन जेल के एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कादर भाई जेल के दूसरे कोने में बैठे एलन को देखते हुए गाना गा रहे थे। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले जेल से दिल। एलन ने एक पल के लिए कादर को देखा और फिर दोबारा उसने अपनी नजरें झुका ली। हरामी कादर भाई साला, मेरे से प्यार हो गया साले को। हाउ वियर्ड इज दैट। हवलदार आलोक जेल के पास आया। एलन डिकोस्टा, चलो, तुमको बेल मिल गया है। एलन ने हैरानी से हवलदार की तरफ देखा। कि क्या मिल गया? बेल। एलन सलाखों के पास आया। बेल? लेकिन कैसे? तुमने लिखित एप्लीकेशन लिखा था ना जज साहब को, उसके बेस पर बेल मिल गया है। सुनने में आया है कि तुम्हारा पिताजी का अच्छा दोस्त है ये जज। नसीब अच्छा है तुम्हारा। एलन की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैड। तुम हेवन से भी मेरा ख्याल रख रहे हो। हवलदार, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कादर भाई एलन के पास आया। तेरी बाहों में सर रख कर सोना चाहता हूँ, तेरे जुल्फों के साए के नीचे सोना चाहता हूँ। एलन ने हवलदार की तरफ देखा। ये क्या बोल रहा है हवलदार? किसके नीचे सोना चाहता है ये? मेरे को भी समझ में नहीं आया। किसके नीचे सोने का तेरे को? सोने का जगह चेंज करना है तो एप्लीकेशन लिख के दे। हवलदार, किसी के नीचे नहीं, जुल्फ मतलब इसके बाल। क्या? इसके बालों के नीचे? लेकिन क्यों? और कौन से बाल? और ऐसा क्या खास है इसके बालों में? तू क्या पागल है क्या रे? कादर भाई ने सर पे हाथ रख दिया। अरे ऐसे बोलते हैं शायरी में, सच्ची में थोड़ी कोई सोता है। पूरे शेर की माँ बहन कर दिया आप लोगों ने। हवलदार, मेरे को बाहर निकालो। बाद में इसको जहां सोना है सोता रहेगा, मेरे को क्या। एलन ने जेल से बाहर आते ही आलोक के टेबल पर पड़ी एक कैंची उठाई और उससे अपने बाल काट दिए। फिर उसने वो कटे हुए बाल कादर भाई के हाथ में रख दिए। ये लो अपनी शबनम, मैं तो चला। कृतिका और रेबेका अब भी रेबेका के बंगले के बेडरूम में थे। शाम के 7 बज चुके थे। दोनों ने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए थे और इस वक्त अपनी बॉडीज पे सिर्फ वाइट कलर के टॉवल्स लपेटे हुए थे। कृतिका के कहने पर रेबेका एंथोनी की स्पिरिट को एक बार फिर से बुलाने वाली थी। रेबेका ने कृतिका की तरफ देखा। कृतिका, मैं अब लाइट्स बंद करने जा रही हूँ। इट विल बी वेरी डार्क। लाइट्स बंद होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन कृतिका को अब भी खिड़की से अपने बंगले से आती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। कृतिका ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। रेबेका ने फ्लोर पर एक कैंडल जलाई और फिर आंखें बंद कर उस कैंडल के सामने बैठ गई। घबराई हुई कृतिका रेबेका से सटकर उसके पास ही बैठ गई। रेबेका अब धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लग गई थी। फिर अचानक उस कमरे की एक दीवार पर एक आदमी के गहरे काले रंग की शैडो दिखाई दी। कृतिका बड़ी बड़ी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रेबेका ने अपनी आंखें खोल ली। एंथनी, इज इट यू? कृतिका को फिर से वैसा ही लगा जैसे वो आवाज कहीं उसके अंदर से या उसके आसपास से ही आ रही हो। रेबेका ने कृतिका की तरफ देखा। जो पूछना है जल्दी पूछ लो। लेकिन कृतिका तो आंखें बड़ी बड़ी कर उस शैडो की तरफ ही देखे जा रही थी। रेबेका ने कृतिका को उसका कंधा पकड़कर हिलाया। कृतिका, मेरी बात पर ध्यान दो प्लीज। जो पूछना है जल्दी पूछो। दिस कुड टर्न डेंजरस। हाँ, या एंथनी,
क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो कि बाबूलाल ने तुम्हें क्यों मारा? आई मीन व्हाट वाज हिज रीजन? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कृतिका ने एक बार फिर कोशिश की। एंथनी, बाबूलाल ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? तभी अचानक एक कांच की बोतल अपने आप उड़ते हुए सीधा कृतिका के सर के पिछले हिस्से पे आ लगी। व्हाट वाज दैट? कृतिका भागो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। कृतिका नो, इट्स फाइन एंथनी, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, मुझे तुम्हें बार बार यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जस्टिस दिलाने का है और कुछ नहीं। तभी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग एकदम से कृतिका की तरफ अपने आप उड़ती हुई आई। लेकिन कृतिका इन मौके पर नीचे झुक गई और पेंटिंग उससे थोड़ा दूर नीचे गिर गई। कृतिका, लेट्स स्टॉप दिस। एंथनी, यू हैव टू टेल मी, बाबूलाल ने तुम्हें क्यों मारा? बता नहीं सकते तो गिव मी अ हिंट। कृतिका, तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। हैव यू गॉन मैड? रेबेका ने देखा कि कृतिका ने अपना सर एक पिलो के नीचे छुपा लिया था, लेकिन इस बार उस पर कोई वार नहीं हुआ। फिर कुछ 30 सेकंड्स के बाद वही आवाज फिर से आई। कृतिका ने हैरानी से रेबेका की तरफ देखा। क्या जेलसी? एंथनी प्लीज मुझे जितनी डिटेल्स दे सकते हो बताओ प्लीज। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जर्नलिस्ट हो क्या कृतिका? इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। हाँ, डिटेल्स वाले सवाल मत पूछो, कुछ स्पेसिफिक पूछ। ओके, ठीक है। इतना बता दो एंथनी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पुलिस स्टेशन। लेकिन वहां जाकर करना क्या होगा? प्लीज टेल मी एंथनी। सामने से फिर कोई जवाब नहीं आया। रिबेका प्लीज उससे कहो ना कि मुझे जवाब दे। आई रियली वांट टू हेल्प हिम। वो किस बात का जवाब दे या ना दे, वी कांट कंट्रोल दैट कृतिका। तभी उन्होंने स्पिरिट की आवाज फिर से सुनी। वी कांट अंडरस्टैंड यू एंथनी, तुम्हारी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? आर यू सीरियस कृतिका? वो क्या मोबाइल से बात कर रहा है? हाँ, क्या उसका नेटवर्क खराब है? क्या बोलती हो कृतिका? हैव सम पेशेंस, डोंट पिस हिम ऑफ। Surrender yourself. ये सुन कृतिका शॉक के मारे उठकर खड़ी हो गई। सरेंडर योरसेल्फ? लेकिन मैं सरेंडर क्यों करूं एंथनी? व्हाट आर यू सेइंग? लेकिन तब तक वो शैडो वहां से जा चुकी थी। रेबेका के चेहरे पर भी कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। All this is so confusing. What's going on कृतिका? ओह माय गॉड, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया है, समथिंग मेजर जो मैं भूल रही हूँ। एलन भिवरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। इंस्पेक्टर मोरे भी पास ही में दो और लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक टैक्सी वहां आ गई। मोरे एलन के पास चलकर आए। एलन, ये टैक्सी तुमको मुंबई तुम्हारे घर पे छोड़ देगी। थैंक यू सर, आप बहुत काइंड हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। मैं इधर भिवरी में कुछ ही दिन डैड के घर रहना चाहता हूँ। ओके, कोई खास कारण? आपसे क्या छुपाऊं? जब तक डैड का मर्डर का रियल रीजन मुझे नहीं पता चल जाता, आई वोंट फाइंड पीस। और वैसे भी डैड को जस्टिस देना उसके बेटे का ही तो ड्यूटी है ना? मोरे ने एलन के कंधे पर हाथ रखा। आई अंडरस्टैंड। वैसे मैं भी इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ हूं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एलन ने हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई प्रॉमिस सर, आप जो बोलोगे मैं वो करेगा। वेरी गुड। तो देर किस बात की, अभी से स्टार्ट करते हैं ना। तुमको एक टास्क कंप्लीट करना होगा। थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे को लगता है कि तुम कर लोगे। रेबेका किचन में कुछ खाने के लिए बना रही थी।
कृतिका रेबेका के घर के हॉल में बैठी हुई थी। कृतिका और रेबेका दोनों ने दोबारा अपने कपड़े पहन लिए थे। हॉल की लाइट्स अब ऑन थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और ऊपर आसमान में सिर्फ काले बादल ही थे, जिनमें से लगातार तेज बारिश हो रही थी। कृतिका की आंखें नम थी। वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। Am I schizophrenic? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? रेबेका 2 बॉल्स में गरम वेजिटेबल सूप लिए कृतिका के पास आकर बैठ गई। Take this. I'm sure you will like it. थैंक्स रिबेका। रिबेका, मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है। I mean, ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशंस के एक रोलर कोस्टर से गुजर रही हूँ। Tell me about it. Even I feel the same. No, I mean something else. Actually, let me be honest. मुझे अब तक ये लग रहा था कि एंथनी के मर्डर के पीछे कि एंथनी के मर्डर के पीछे मैं हूँ, राइट? अरे, इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। आई नो, सबको यही लगता है। यस, एंड नॉट ओनली दैट, मैंने बाबूलाल के क्वार्टर की दीवार के पीछे कुछ यूज्ड कॉन्डम्स भी देखे थे। मुझे एकदम से लगा कि तुम्हारा और बाबूलाल का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से तुम दोनों ने मिलके एंथनी को मार दिया। रेबेका एकटक कृतिका को देख रही थी, फिर वो एकदम से हंस पड़ी। What? सच? अरे यार, मेरा अफेयर, वो भी बाबूलाल से। यू आर क्रेजी कृतिका। एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कृतिका बिल्कुल भी हंसने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब मुझे कुछ और लगने लग गया है। आई थिंक हो सकता है कि कहीं ना कहीं आई टू कुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद एंथनीज मर्डर। What? अरे, वो एंथनी की स्पिरिट ने जो बोला, उसकी वजह से तुम ये सब सोच रही हो क्या? देखो, उसने क्या बोला और उसका क्या मतलब था, ये तो सिर्फ उसको ही पता होगा ना। सरेंडर वरेंडर कुछ तो भी बोला वो, एंड हु नोज इसका क्या मतलब है। सरेंडर वरेंडर नहीं रिबेका, उसने बोला था सरेंडर योरसेल्फ। ऑब्वियसली इसका मतलब ये था कि वो मुझे पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने को कह रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से मुझे अपने आप पर शक हो रहा है। What? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। शायद वो बात सुनकर यू विल नेवर फॉरगिव मी। कृतिका, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी पर्सनली नहीं लूंगी। तुम्हारे पास मेरे इतने सारे डार्क सीक्रेट्स हैं, मैं भी तो तुम्हारे सीक्रेट्स की रिस्पेक्ट करूंगी ना। इतने में रेबेका के घर की डोरबेल बज गई। इस टाइम कौन हो सकता है? रेबेका ने सीसीटीवी कैमरा के स्क्रीन में देखा। ये तो कोई आदमी है। रेबेका और कृतिका दोनों मेन डोर से बाहर आकर गेट की तरफ बढ़े। अब तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक नया वॉचमैन रख लेना चाहिए? इट्स ओके, तुम भी तो यहाँ अकेली रहती हो विदाउट अ सिक्योरिटी गार्ड। और देखो ना, गार्ड रखने से फायदा क्या होना था, इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो दोनों अब गेट के पास पहुंच चुकी थी। कौन है? इट्स मी, एलन। रिबेका, ओपन द गेट। रात के 10 बज रहे थे। मोरे अपने घर के बेडरूम में कंबल ओढ़े सो रहा था। उसके पास उसकी बीवी सोई हुई थी। मोरे का घर पुलिस चौकी से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने सिंपल से 3 बेडरूम वाले घर में मोरे अपनी बीवी और अपने 12 साल के बेटे के साथ रहता था। तभी मोरे का फोन बजा, लेकिन गहरी नींद में सोए हुए मोरे की आंख नहीं खुली, पर उसकी बीवी शारदा की नींद खुल गई। उसने गुस्से में फोन काट दिया। ये इनका फोन रात को भी टर बजता ही रहता है। फोन नहीं है, मेरी सौतन है ये। इतना कहकर शारदा फिर से अपने बिस्तर में आकर लेट गई, लेकिन फोन फिर से बज उठा। शारदा गुस्से में फोन को दीवार पर पटकने ही वाली थी कि मोरे ने उसका हाथ पकड़ लिया।
काय करते गो? मेरे को फोन तोड़ने दो प्लीज प्लीज, मुझे ये फोन तोड़ना ही है, अब बीच तोड़ना है। शारदा शांत हो जा। मोरे ने शारदा के हाथ से अपना फोन ले लिया। फिर वो शारदा का सर प्यार से सहलाने लग गया। अगले 5 मिनटों में ही शारदा फिर से सो गई थी। मोरे अपना फोन लेकर हॉल में आ गया। उसने देखा कि कॉल हवलदार आलोक कर रहा था। मोरे ने आलोक को फोन लगाया। आलोक, ऐसा क्या हो गया कि रात के 10 बजे बार बार फोन कर रहे हो? बोलो, क्या बात है? सर, बात ही कुछ ऐसी है। क्या है कि वो एंथोनी के घर के बाजू में जो एविडेंस आपको मिला था, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। ओह अच्छा, क्या बोलती है रिपोर्ट? किसके सैंपल मैच हुए वो एविडेंस के साथ? सर, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम करो ना, आप इधर आ जाओ और रिपोर्ट देख लो। पहेलियां मत बुझा आलोक, सीधा सीधा रिपोर्ट पढ़कर बोलना। सर, ऐसा है कि जो एक्सपर्ट ने ये टेस्ट किए हैं, वो खुद चलकर इधर चौकी में आया है। वो आपसे खुद मिलकर बात करना चाहता है। क्या? ऐसा क्या है वो रिपोर्ट्स में? ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। मोरे ने फोन काटा तो देखा कि उसकी बीवी शारदा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। बाबा ने बोला था लड़का पुलिस में है, तेरी बाकी की जिंदगी चैन से कटेगी। इधर तो जिंदगी पूरी सड़ गई है। आप दिन रात चौकी में ही रहते हो, फैमिली को तो टाइम ही नहीं देते हो। मोरे ने शारदा के गाल पर प्यार से हाथ रखा। ये केस सॉल्व होने के बाद पक्का तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। सच? किधर? स्विट्जरलैंड या लंदन? नहीं, लोनावला। अभी तुमने रिश्वत नहीं लेने वाले एक ईमानदार पुलिस वाले से शादी की है, अभी सजा भुगतो। मोरे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। बारिश तेज हो रही थी तो उसने रेनकोट पहन लिया था। अगले आधे घंटे में वो चौकी में था। मोरे ने देखा कि उसके डेस्क के सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सिंपल सी फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और उसने आंखों पर मोटे चश्मे लगाए हुए थे। मोरे को देखते ही उसने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। हेलो सर, आई एम डॉक्टर सुरेश नायर फ्रॉम सेंट्रल फॉरेंसिक लैब पुणे। मैंने आपके भेजे हुए सैंपल को 2 बार टेस्ट किया। इसकी फाइंडिंग मेरे समझ के बाहर है। सर बताइए ना, क्या कंफ्यूजन है? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके भेजे हुए सैंपल क्या किसी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज हुए थे? नो सर, मैंने सैनिटाइज्ड ग्लव्स से सैंपल्स उठाए थे और फिर खुद अपने हाथों से उन सैंपल्स को सैंपल कलेक्शन बैग में डाला था, फिर उन्हें खुद सील कर आपके पास भेजा था। सर, तो ऐसा है कि सैंपल के साथ आपने मुझे जो 4 और सैंपल भेजे थे फॉर कोरिलेशन, ये सैंपल उन सब के साथ मैच हो रहे हैं। सबके साथ मैच हो रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन यूज्ड कंडोम के ज्यादातर सैंपल में अमाउंट 4 लाख का डीएनए मिला है। एंथोनी डिकोस्टा, रेबेका डिकोस्टा, बाबूलाल और कृतिका। मोरे आंखें फाड़ फाड़ कर नायर को देख रहा था। आलोक मोरे के पास आया। ये जो बोल रहे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये चारों लोग आपस में सेक्स कर रहे थे।